हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी मेरी वीडियो की वजह से। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 7460012763, ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करें और पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हो फंसे तो वहीं से फंसे, ठीक है। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। जितना क्वेश्चन मतलब अगर पीडीएफ ले लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 6 कर रहे थे इसमें। सेट नंबर कौन सा 6 कर रहे थे। तो इसमें प्रश्न नंबर आपका 7 का अथवा वाला हो चुका है। देखिए, मानव विकास पर निबंध ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए। इनमें से दो को समझाना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा हम समझाएं। इसमें हम तीनों बताएंगे, आपको तीनों बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए। पहला है द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं। दूसरा है पारितंत्र के घटक। तीसरा है मानव अंडाणु। तो यहाँ पर पहला है द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं, हेडिंग डालना है और आप लोग नोट भी बनाते रहिए इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपका डीएनए जो होता है कुछ ऐसे ही होता है। ये गड़बड़ बन गया था तो हम इसको क्या किए, गोज दिए, ठीक है। डीएनए में आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है आपका डीएनए, ऐसे बनता है ना डीएनए। और यहाँ पर जो आपका होता है जी होता है, और यहाँ पर जी एन या फिर क्या बोलते हैं जी ए और सी टी, डबल बांड ट्रिपल बांड ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका डबल बांड ट्रिपल बांड होता है, इसमें भी डबल बांड होता है, डबल बांड ट्रिपल बांड ऐसे ऐसे आपका बना होता है, ठीक ना। जीएन और सी टी सब जुड़े होते हैं। क्या होते हैं ये सब आपके, ये आपके क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अरे क्या बोलते हैं इसको, ये गुआनिन है और ये एडेनिन है, साइटोसिन है और ये थायमिन है, ठीक है। ये आपके डीएनए में इतने घटक पाए जाते हैं। और आरएनए में आपका जो एडेनिन है, जो थायमिन है, थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखे 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक डीएनए के द्विकुंडली मॉडल में कई विशेषताओं के बारे में बताया। क्या क्या बताया था, तो यहाँ पर देखिए विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है डीएनए में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, ठीक ना। ये जो आपको बताएं, एक और एक दो, ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। आधार शर्करा एवं फास्फेट का बना होता है। जो इसका नीचे का भाग होता है वो किसका बना होता है, शर्करा और फास्फेट का बना होता है। दूसरी पॉइंट है, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर समांतर ध्रुवता रखती हैं। एक श्रृंखला 3 1 से, ये वाली जो श्रृंखला है ये है जो आपकी 5 1 है, ये 3 1 है, ठीक है। तो ये 5 1 5 से आएगी। 5 मतलब ये 5 1 नहीं कहेंगे, इसको 5 मिनट कहेंगे। तो ये 5 मिनट से आती है, ये वाली तो 3 मिनट पर खत्म होती है, ठीक है, 3 मिनट पर। तो और ये वाली जो है 3 वाली जो है ये 5 पर खत्म होती है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों श्रृंखला प्रति समांतर ध्रुवता रखती हैं। एक श्रृंखला 3 मिनट से 5 मिनट और दूसरी जो होती है 5 मिनट से 3 मिनट की ओर होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया। और यहाँ पर देखिए तीसरा है कि नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, इसमें जो क्षार पाए जाते हैं, ठीक ना, 4 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो बांड आप अभी मैं आपको बताया, डबल बांड ट्रिपल बांड इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो वो कौन सा बांड होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होता है। और इसमें कौन सा, एडेनिन थायमिन से। जो आपका एडेनिन है वो किससे जुड़ा होता है, थायमिन से जुड़ा होता है। एडेनिन ए जो होता है वो किससे, थायमिन से जुड़ा होता है। और जो आपका ग्वानिन होता है जी, वो किससे जुड़ा होता है, साइटोसिन से, ठीक ना, ट्रिपल बांड। इसमें ट्रिपल बांड होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिनिन है, ये एडिनिन है, ये यहाँ पर मान लीजिए एडिनिन है, ठीक है, ये एडिनिन है। ये एडिनिन थायमिन से और गुआनिन जो है आपका साइटोसिन से जुड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है, एक लड़ी से दूसरी लड़ी के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। डीएनए की कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्राम होता है। जो आपका ये डीएनए में एक लड़ी से दूसरी लड़ी, ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच की दूरी होती है कितनी होती है,
3.5 होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और ये वाली जो दूरी होती है वो बता रहे हैं कि कुंडली का व्यास जो होता है, पूरा व्यास कितना होता है आपका? 20 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब चलते देखिए दूसरी पॉइंट है परितंत्र, पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के जो घटक है वो सेट नंबर 3 में आपका हुआ है, 348 GI उसका कोड है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखना है, चलिए हम लोग वहां पर चलते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है कि पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पारितंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतया दो घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक। कौन कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। तो देखिए पहला है जैविक घटक। देखिए पहला जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं, स्वपोषी, परपोषी और अपघटक। ठीक ना, तो देखते हैं पहला स्वपोषी घटक क्या है। हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, हरे वही क्या होते हैं? पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। हरे पादप उत्पादक भी कहलाते हैं। जो आपके हरे पौधे होते हैं उनको उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें का परपोषी, परपोषी घटक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक ना, जो परपोषी घटक होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं। ये भोजन बनाने के लिए, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर। जैसे आपके भैंस गोरू हो गया, ठीक ना, जो आपके जानवर होते हैं वो सब। ठीक है, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तीसरी पॉइंट है अपघटक। अपघटक क्या है? ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जीवाणु व कवक होते हैं। और देखिए दूसरी पॉइंट, दूसरा आपका है अजैविक घटक। पहला जैविक घटक में ये सब था, अब अजैविक घटक देखिए। किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन से भाग में? देखिए जलवायु घटक और अकार्बनिक घटक। देखिए जल, ताप, प्रकाश आदि ये किस में आते हैं? जलवायु घटक में आते हैं। जलवायु घटक में क्या आएंगे? जल आएगा आपका, ताप आएगा, टेम्परेचर, प्रकाश आएगा। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा? C, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं। ठीक ना, किससे? विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ देखिए। यहाँ पर एक कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ये अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं। जो आपके प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा होता है, जो चर्बी होती है। ठीक है, ये अपघटित होकर यानी कि टूट करके पुनः सरल अवयव में यानी कि इजी जो सरल अवयव होते हैं उनमें क्या होते हैं? बदल जाते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटक 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। जो आपके ये अजैविक घटक होते हैं 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं, पदार्थ और ऊर्जा के भाग में इनको विभाजित किया जाता है। तो इतना लिख देंगे आप लोग, बहुत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब उसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पॉइंट थी आपकी इसमें कि मानव अंडाणु। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का जो 3 लिखना था। देखिए तीसरी पॉइंट है मानव अंडाणु। देखिए मानव के गोलाकार अंडाणु का व्यास लगभग 100 माइक्रो होता है। अंडाणु में ध्रुवण होता है। एक सिरा प्राणी ध्रुव तथा दूसरा सिरा वर्धी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, प्राणी ध्रुव से वर्धी ध्रुव तक 8 जाने वाली काल्पनिक रेखा को प्राणी वर्धी अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्राणी ध्रुव तक 8 जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी वर्धी अक्ष कहते हैं। ठीक है, अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक होता है जो द्रव संचित करके थोड़ा फूल जाता है। इसे जननिक आशय भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये मानव अंडाणु की रचना है, इसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से एकदम बना लीजिएगा जैसे हम बनाए। ठीक है, ये देखिए आपका विटेलिन है, मेम्ब्रेन है। विटेलिन मेम्ब्रेन ये आपका होता है जो झिल्ली होती है। ठीक है,
और ये देखिए न्यूक्लियस है, आपका जो नाभि होता है न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक है। और ये देखिए साइटोप्लाज्म, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जोना जोना पेलुसिडा, ठीक ना, ये है आपका। और ये देखिए कोरोना रेडिएटा, कोरोना से बचने के लिए यही बताता है, ठीक ना, कोरोना, इसका नाम इसीलिए कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिगर देख लिए, फिगर देखने के बाद आगे देखिए अंडाणु कोशिका कला से घिरा रहता है। जो ये आपका अंडाणु होता है, ये कोशिका कला से क्या होता है, घिरा रहता है, जिसे पीतक कला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पीतक कला कहते हैं। पीतक कला के बाहर एक पारदर्शी अकोषीय कला जोन पेलुसिडा होती है, ठीक ना। जोना पेलुसिडी के बाहर कोशिकाओं से बनी एक परत की होती है। इसे कोरोना एडिएटा कहते हैं। मानव सहित अन्य स्तनधारियों के अंडाणु में पीतक नहीं होता है। ऐसे अंडाणु को अपीतकी या फिर एलेसीथल अंडाणु कहते हैं, ठीक ना। जिन स्तनियों में अंडाणु में पीतक नहीं होता है, ऐसे अंडाणु को हम लोग क्या कहते हैं, अपीतकी या फिर एलेसीथल अंडाणु कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आप लोग नोट करते रहिए, फिगर आप बना लीजिएगा, हम समझाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा है, द्विसंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 में 348 GH में प्रश्न नंबर 7 का अथवा देखिए यहाँ पर हो चुका है, हम लोग देखते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक ही चीज है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। पहले द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको फुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको बना लेना, ठीक ना। यहाँ पर आपके गोले तथा पीले बीज है। ये जो आपके हैं गोले बीज हैं, ये आपके हैं, ये देखिए येलो है, और ये देखिए रेड, मतलब राउंड है, ठीक है। यानी कि गोले तथा गोले और पीले बीज। यहाँ देखिए ये दोनों मिले स्मॉल वाई स्मॉल आर है, तो ये झुर्रीदार तथा हरे बीज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक गोला, एक येलो है, एक ये आपका गोल बीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर है। तो यहाँ पर दोनों को जब संकरण कराया गया है तो F1 पीढ़ी बनी है, जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बना आपका संकर कैसा होगा, गोल और पीला बीज होगा, ठीक ना। ये कैसा होगा, गोल और कैसा होगा, पीला बीज होगा। तो यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड की सहायता से इसको आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर वाई आर स्मॉल कैपिटल है, ठीक है। वाई ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। उसी प्रकार से इधर भी उसी प्रकार से ले लिए हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसी प्रकार से ले लिए। इस फिगर को बनाना है। देखिए एक कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर तो कैपिटल आर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इधर नीचे आएंगे तो वही सेम ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, यानी कि जो कैपिटल रहेगा वो पहले लिखा जाएगा। वाई एक जगह रहेंगे, आर एक जगह रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई लिखे हैं। फिर यहाँ पर देखिए कैपिटल, फिर वाई लिख लिए स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल, दोनों कैपिटल आर लिख लिए। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आपका इसमें संकरण होगा। तो ये आपको बना लेना है इस प्रकार से। अब देखिए इसका जब अनुपात निकालेंगे तो 9:3:3:1 होगा, ठीक है। हरा व झुर्रीदार बीज है, ये जो आपका है एक जो है ये हरा व झुर्रीदार बीज है, जो आपका ये वाला निकला है स्मॉल वाई और स्मॉल आर ये एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक ही निकला है, तो ये आपका क्या है, हरा व झुर्रीदार है। 3 आपका निकला है पीले व झुर्रीदार बीज है, और 3 आपका निकला है गोल व हरे बीज है, और 9 जो निकला है गोल व पीले बीज। 9 प्रकार के गोल व पीले बीज, इसमें देखिएगा जो 9 मिलेगा वो गोल व पीले बीज होंगे, ठीक है ना। और जो 3 मिलेंगे गोल व हरे बीज और पीले व झुर्रीदार बीज होगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आनुवंशिक संशोधन फसल, यहाँ पर इसका हम लोग लिख लिए हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें उन पौधों को कहते हैं जिनमें कृषि के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जरिए DNA में बदलाव किया जाता है, ठीक ना। जो आनुवंशिक के जरिए जो इंजीनियरिंग की जाती है, यानी कि जो आप समझ लीजिए कि कृत्रिम के द्वारा, ठीक ना,
यानी कि मानव के द्वारा जो उसमें बदलाव किया जाता है उसी पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, संशोधित फसल कहते हैं। ठीक है, इन फसलों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। जैसे देखिए बीटी बैगन है, जीएम सरसों है, और प्रोटोटो यानी कि प्रोटीन युक्त आलू है। ठीक ना, यानी कि प्रोटीन युक्त क्या है, आलू है। तो ये सब क्या है, आपका संशोधित फसल है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड के घटक। देखिए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए के निर्माण खंड होते हैं। जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड और किसमें, जो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन, आरएनए और डीएनए, ठीक ना, के निर्माण खंड होते हैं। ये कार्बनिक अणु को होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, और सभी जीवित चीजों में आनुवंशिक सामग्री की मूल इकाई है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में कुछ देखिए, यहाँ पर बारे में रहेगा। ठीक ना, न्यूक्लियोटाइड के बारे में कुछ और बातें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या, न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस दो समूहों में बटे होते हैं, प्यूरिन और पायरीमिडीन। ठीक ना, पायरीमिडीन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा अणु से जुड़े एक या अधिक फास्फेट समूह हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, 2 या 3 फास्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड को क्रमशः न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट या फिर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट कहा जाता है। ठीक ना, क्या कहते हैं जो 2 न्यूक्लियोटाइड वाले रहेंगे उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट कहेंगे, और 3 वाले कहेंगे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया न्यूक्लियोटाइड के घटक। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें 3 दिया था, 2 के बारे में लिखना था, और हम तीनों लिखे हैं। ठीक है, देखिए स्वस्थानी संरक्षण। देखिए स्वस्थानी संरक्षण का मतलब है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना। इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाती है ताकि जैव विविधता के सभी स्तर सुरक्षित रहें। और स्वस्थानीय संरक्षण के कुछ उदाहरण ये हैं, राष्ट्रीय उद्यान। जैसे में देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं उनको सुरक्षित रखने का एक मतलब उद्यान बनाया जाता है। ठीक है, घर बनाया जाता है उनके लिए। तो ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य में भी क्या होते हैं, जीव सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य चलाया गया। जीव मंडल भंडार है, पवित्र उपवन है आदि, ये सभी इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का अथवा एक ही क्वेश्चन ये बचा है इसमें का, देख लेते हैं। ये भी कह रहा है व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी लिखिए। जो व्यसन होता है, व्यसन का मतलब होता है नशा। ठीक ना, व्यसन मतलब क्या होता है, नशा होता है। तो यहाँ देखिए शारीरिक तथा मानसिक रूप नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। ठीक ना, व्यसन क्या है, शारीरिक तथा मानसिक रूप नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। अब देखिए नीचे लिखे हैं, सामाजिक दबाव एवं उत्सुकतावश नशीले पदार्थों का सेवन करके उत्तेजना तथा रोमांच का अनुभव होता है। व्यक्ति तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव में लगातार सेवन करता है, और एक ऐसा समय आता है जब वह चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है। इस स्थिति को व्यसन कहते हैं। व्यसन का मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक नशा करने वाला व्यक्ति जो है, इतना नशा कर ले, इतना नशा करने लगे कि वो कभी अगर चाह कर भी अपने बच्चे और पति पत्नी के लिए छोड़ना चाहे व्यसन, यानी कि नशा करना छोड़ना चाहे, तो भी उससे नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यसन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते देखिए इसी में कुछ है व्यसन का कुप्रभाव। इसमें कुप्रभाव पूछा है, रोकथाम पूछा है। ठीक है, तो व्यसन का जो कुप्रभाव है, देखिए इनके अतिरिक्त कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आपका चिड़चिड़ापन, उसमें आपको देखिए जो दारू पिए हुए मनुष्य होते हैं उनको अगर ज़्यादा पका देंगे तो चिड़चिड़ापन यानी कि चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, गुस्सा हो गया, बेचैनी, उसमें बेचैनी भी बहुत होती है। अवसाद आदि का निरंतर अनुभव करना। ठीक है, कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जो आपके मतलब नशीले पदार्थ वाली जो चीज़ें हैं, ठीक ना, ये क्या है, कई बार ये क्या होती है, कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें व्यसन का रोकथाम देख लेते हैं। देखिए व्यसन का रोकथाम कैसे करेंगे। देखिए
उपचार की प्रक्रिया व्यक्ति और उसके परिवार को व्यसन की बीमारी के बारे में शिक्षित करने और यह आश्वासन देने से शुरू होती है, ठीक ना। अगर हम किसी मतलब व्यसन को छुड़वाना है किसी का, तो उसके पहले मतलब क्या करेंगे, उसको समझाएंगे या फिर उसके परिवार को भी समझाएंगे, ठीक ना। तो ये आपकी जो है व्यसन की जो आपकी मैंने मतलब इसका ये है कि शिक्षित कर देना उनको, ठीक ना। कितने लोग होते हैं इसके बारे में जानते भी नहीं कि इससे क्या क्या रोग हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना, ये शिक्षित करना, आश्वासन देना, ठीक ना, ये सब क्या होता है इसमें शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी के संकेतों और लक्षणों को पहचानता है। जो आपके जो जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं अपने जीवन में, क्या करते हैं, बीमारी के संकेतों, उसके संकेत जो है बीमारी संकेत देती है कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। लक्षणों को क्या करता है उसके पहचानता है। प्रेरणा बढ़ाना पहला कदम हो सकता है। जो आपका इसका प्रेरणा बनाना यानी कि आश्वासन देना पहला कदम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई रोगी यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उनकी लत सामान्य नहीं है। सही बात है कि कई रोगी जो होते हैं ये नहीं स्वीकार करते हैं कि जो उनकी लत लगी है वो गलत है, ठीक ना। तो इसको क्या करना, प्रेरणा बढ़ाना या फिर आश्वासन देना उनको जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए व्यसन छुड़वाने की कई प्रकार की दवाएं भी बनी है। तो बहुत प्रकार की दवाई बनी है, ठीक ना। सल्फर एक आता है सल्फर करके, सल्फर ये कुछ नाम है सल्फर करके, ठीक है। तो उसको वो भी होम्योपैथ की दवा है, उससे भी क्या होती है नशा छुड़वाया जा सकता है, ठीक। तो इसमें कई प्रकार की दवा बनी, अंग्रेजी दवा है, होम्योपैथ की दवा है, ठीक ना, आयुर्वेद की दवा है, बहुत प्रकार की दवा बनी है। तो व्यसन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो आपका सेट नंबर 6 था, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का सेट नंबर 6 था, ये आपका पूरा सेट खत्म हो चुका है, ठीक ना, यानी कि पूरा हो गया। अब इसका जो 1 शॉट है 2 दिन में 1 शॉट आपका बन के तैयार हो जाएगा। इसको मैं आपको जल्द ही लेकर आऊँगा 1 शॉट, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतनी देर तक रुकने के लिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए बाय बाय।